इतिहास के पन्नों पर गौर करें तो तिब्बत एक शांत देश था। तिब्बत का इतिहास धर्म बोध पर आधारित है और यहाँ के लोग हान बोध कहलाते हैं। तिब्बत मध्य एशिया की उच्च पर्वत श्रेणियों के मध्य कुनलुन और हिमालय के मध्य स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 16,000 फुट और क्षेत्रफल 47,000 वर्ग मील है। तिब्बत की निर्वासित सरकार का कहना है कि चीन और तिब्बत कभी एक नहीं थे, बस 1950 के बाद से यहाँ पर कब्जा किया गया था। चीन की शुरुआत से ही विस्तारवादी नीति रही है, जो अभी तक बरकरार है। यही कारण है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, अक्साई चीन और लद्दाख पर चीन अपना दावा ठोकता रहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि तिब्बत ने चीन से अपनी रक्षा के लिए सैन्य मदद मांगी थी, लेकिन चीन ने बाद में धोखे से तिब्बत पे ही कब्जा कर लिया था। इन्हीं मसलों पर आज हम धर्मशाला में स्थित तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति डॉक्टर लोब्सांग सांगे से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉप नॉर्थ न्यूज़ में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे कुछ चंद सवाल जानना चाहेंगे, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि महामहिम दलाई लामा जी का स्वास्थ्य कैसा है? परम पावन दलाई लामा जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अभी ये कोरोना वायरस के कारण से पूरे रिट्रीट में है, इसलिए वो नहीं तो वो हर हफ्ते हर महीने दर्शन देते थे, अब ये सब बंद किया हुआ है। तो ऑनलाइन पे कभी कभी इंटरव्यू हो या जो टीचिंग वगैरह वो कर रहा है, वैसे ही एकदम बहुत हेल्दी है जी, बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, 10 मार्च 1959 को चीन के कब्जे के खिलाफ तिब्बत में विद्रोह शुरू हुआ था, जो अभी तक बदस्तूर जारी है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में आज भी जो आंदोलन करते हैं लोग, उनको चीन की जो सेना है वो दबाने की कोशिश करती है और दबाती भी है। विश्व समुदाय के सामने चीन तिब्बत को कहता है कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि तिब्बत की निर्वासित सरकार को भी खुलकर इस समय भारत सरकार का समर्थन करना चाहिए और चीन के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? इसलिए हम आपके साथ में हैं। जी, मैं करीब 3 हफ्ते से जितने भी भारत का नेशनल मीडिया है, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, सब में यही कह रहा हूँ कि जो तिब्बत को हुआ, जो चीन ने हमें धोखा दिया, वो 60 साल से कहते रहा कि आपको भी हो सकते हैं, आप तो हकीकत हो रहा है। तो चीन के बारे में जानने को बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस बार हिमाचल है या सारे भारत में तिब्बत के बारे में जानकारी और वो जांच करने का वो सब अब शुरू हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। तो हम लोग तो सब भारत के साथ ही है। हम तो रोज़ कहते हैं जो जितना भारत देश और जनता ने हमारे लिए किया, किसी और ने नहीं किया। तो परम पावन दलाई लामा जी है, हमारा नवसित सरकार जो है अभी धर्मशाला में हिमाचल में ही है, इसलिए हम हिमाचल का पत्रकार को इनवाइट करके हमारा सोच है, हमारा एक्सपीरियंस है, वो शेयर करने के लिए आज आपसे मिला। हाँ जी डॉक्टर साहब, चीन की नीति विस्तारवादी रही है और इसी के तहत वह हर दिन उल जलूल हरकतें करता रहता है, जैसे कि आप देखते रहते हैं समाचार जो आते हैं हमारे सामने। आप क्या सोचते हैं कि भारत चीन को कैसे सबक सिखाए? इस बारे में आपकी क्या राय है? पहले आपको जानना चाहिए ना, वो चीन क्या है। वो चीन शब्द जो है चीनी भाषा में उनको कहते हैं टुंगो। मतलब ये है कि सारे संसार में सबसे वो बीच में वो है, बाकी सब वैसे ही वो सब मानते हैं कि चीन ही सबसे ऊपर है, बाकी जाति लोग सब उनसे कम है और नीचे है, ऐसा सोच है। तो सारे संसार के बीच में वो है, सो बाकी जाति लोग सब उनसे कम है। उनको सिविलाइज करना, वो मानते हैं कि वो उन्हें हेवन से मैंडेट दिया हुआ है। सो जब तिब्बत कब्जा किया, वही कहा ये लोग जाति थोड़ा कम है, हमसे बुरा है, इसको हम कब्जा करेंगे। कब्जा नहीं, इसको लिबरेट कहते हैं, लिबरेट कहते हैं और सिविलाइज करेंगे।
तो उनका मानना ये है कि क्योंकि ये सारे संसार में बीच में है, सब लोग उनका नीचे है। उसके मतलब भारत से लेके यूरोप, अमेरिका सब उनके नीचे है। इसलिए उनका विस्तार भारती का नीति जो है वो इतिहास से पहले से ही चलते आया हुआ है। इसलिए तिब्बत कब्जा कर लिया, शिनजियांग को कब्जा कर लिया, मंगोलिया, मंचूरिया को कर लिया, और तिब्बत कब्जा करने के बाद यही कहा कि ये तो हथेली मिल गया, कब्जा कर लिया, अब 5 उंगली के पीछे जाना चाहिए। तो लद्दाख से, नेपाल से सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, 5 उंगली। अब मैं ये भी कहता हूँ कि 5 उंगली के बीच लद्दाख और नेपाल के बीच में क्या है? हिमाचल है, उसमें शामिल है। तो 5 उंगली के पीछे आ रहे हैं। उनका विस्तारवादी का नीति जो है बहुत पहले से चल रहा है। तो हमें तो कब्जा कर लिया, तो अब भारत के सीमा में घुसपैठ हो रहा है, दुर्घटना भी हो रहा है। इसलिए सबको होशियार रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अगर उसकी विस्तारवादी नीति रही और उस तरह वो कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा, इतना कमजोर भी नहीं है भारत की कब्जा करने देगा उसको। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इतना जानते हैं कि आज जो भारत है वो 1962 वाला भारत नहीं है। आज भारत 2020 वाला है, और इस समय पूरे विश्व समुदाय के सामने भारत ने एक अपनी बहुत अच्छी छवि पेश की हुई है। वो आर्थिक रूप से भी है और सैन्य रूप से भी है। मतलब ये कहेंगे कि वो सुपर कंट्री बन चुका है भारत। है, जरूर है। आज भारत के पास इतनी सैन्य शक्ति है कि हम किसी भी देश को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये आप अस्त्र जानते हैं। जरूर जरूर जी। सारे संसार में भारत को जो रेस्पेक्ट जो है, सारे संसार में, या भी जो हमारा भारत के सीमा में दुर्घटना हुआ वो बहुत अफसोस की बात है। कहीं 20 जवान लोग शहीद भी हो गए, उन परिवार को हम कंडोलेंसेस भी कहना चाहते हैं। और अमेरिका का वो फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि वो यूरोप से अमेरिका का सेना एशिया में मूव करेंगे, क्योंकि चीन को मुकाबला करने के लिए, क्योंकि चीन बहुत घुसपैठ कर रहा है। इसलिए भारत को तो बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत सपोर्ट है, ये तो हम मानते हैं। और आजकल ना यूथ होने से ना जीतने वाला नहीं होता है। देखो अफ़गानिस्तान देखो, सीरिया देखो, है कि नहीं, यूथ होते रहते हैं। ये नहीं कि हम ताकतवर है, हम आराम से जीत लेंगे किसी और को, ऐसा दिन अब नहीं है आजकल। हाँ जी, इसलिए भारत तो बहुत ताकतवर है, हम मानते हैं। नहीं, उसमें ये भी है कि हम भारत ये भी नहीं चाहता है कि हम युद्ध करें, जरूर। क्योंकि भारत हमेशा एक शांति प्रिय देश रहा है और शांति का ही संदेश देता है कि जो काम अगर मिल बैठ के या बातचीत के माध्यम से किसी समस्या का समाधान अगर होता है तो बहुत अच्छी बात होती है। बहुत है। इसलिए हम भी यही मानते हैं ना, भारत महात्मा गांधी जी का अहिंसा हम मानते हैं, पालन करते हैं। परम पावन दलाई लामा जी भी यही करुणा महाकरुणा वो कहते हैं, वो हम सब पालन करते हैं। तो युद्ध तो हम चाहते नहीं, प्रार्थना करते हैं कि युद्ध कभी भी ना हो, शांति से ही सब सफलता हो जाओ। वार्ता के अनुसार ही सबको हमें वो समाधान करना चाहिए, हम ये मानते हैं। तो जरूर भारत और चीन के बीच चल रहे मौजूदा तनाव से तिब्बत चीन के रिश्ते क्या प्रभावित होंगे? देखो, हमारा देश तो चीन के कब्जा में है जी, इससे बुरा हाल तो हो ही नहीं सकता। तो मान लिया तो वो कहते ये हमारा है और इससे ज़्यादा भी हमारा है, और सीमा के अंदर घुसपैठ हो रहा है। क्योंकि आने कैसे दिया? भारतीय इंटेलेक्चुअल्स है, भारतीय मीडिया है, भारत सरकार, सब ने कहा कि चीन भारत का सीमा, तिब्बत तो भूल गया। तो चीन सरकार ने सोचा, अब खुद कहते हैं ये चीन का सीमा है, तो चीन के सैनिक आएंगे तो कहेंगे कि ये जगह मेरा है, ये ज़मीन मेरा है, और घुसते घुसते आएंगे। भारत कहते नहीं नहीं नहीं, अंदर मत आओ। अब कहते क्यों नहीं आऊँ? आप खुद कह रहे हैं कि ये चीन का ज़मीन है, चीन का सीमा है, तो मैं अपनी ज़मीन पर अपनी सीमा में आ रहा हूँ। तो पहले से ही कहना था कि हाँ, तिब्बत कब्जा में है, चीन के कब्जा में है। सीमा था पहले भी, अभी भी तिब्बत का सीमा है। वो अब नहीं कहा 60 साल तक, सोचा कि भूल जाएंगे, अब चीन याद दिला रहा है। तो धोखे तो चीन सरकार दिया, मगर विश्वास तो
भारतीय लोगों ने ज़्यादा कर दिया था ना, इसलिए अब हिमाचल की सीमा में भी घुस आएंगे तो हिमाचली लोग कहेंगे क्यों आ रहे हैं हमारा ज़मीन पे। अरे आप खुद का कितने साल से आप कहते रहे कि ये चीन का सीमा है, खुद कह दिया, अब ने रिकॉग्नाइज कर देगी कि चीन का ज़मीन है, तो मैं कहूँगा चीन का ज़मीन का सीमा कहाँ है, क्योंकि मैं चीनी हूँ, मैं कहूँगा नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी नौबत आने नहीं दी जाएगी। आ गई है ना, इसलिए वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया, ये सब डिस्प्यूटेड हो गया, ये सब घटना दुर्घटना शुरू कैसे हुआ, क्योंकि शुरू करने का मौका भारतीय लोग नहीं दिया ना, पहले से ही कहने से तिब्बत ये चीन के कब्जा में है, ये इलीगल है, यूनाइटेड नेशन में ऐसे चर्चा चला हुआ है, ऐसे ही पहले से ही बातचीत करने से चीन को भी थोड़ा होशियार रहते। अभी भारत हमें मानते ही नहीं है, ये ज़मीन तो हमारा है, मानते ही नहीं है कि नहीं, तो फिर घुसपैठ करने का मौका और एक्सक्यूज उनको नहीं होता। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव पर महामहिम दलाई लामा जी क्या सोचते हैं? क्या आपकी इस विषय पे कोई ऐसी कोई चर्चा हुई है कि आजकल जो तनाव चल रहा है मौजूदा स्थिति में? देखिए, परम पावन दलाई लामा जी खुद को हम भारत का बेटा हूँ कह के कहते हैं। वो भारत और हिमाचल में 60 साल से रहा, वो बहुत प्राउड है। तो भारत का संस्कृति जो है और नालंदा हमारा संस्कृति जो है उसके पालन करने, उसके बारे में सारे संसार में फैलाने और प्रीच करने जो कर रहा है, जितना परम पावन दलाई लामा जी ने किया किसी और नेता ने नहीं किया है। जब परम पावन दलाई लामा जी अमेरिकन का प्रेसिडेंट ओबामा से मिले, करीब 45-50 मिनट का मीटिंग था, फर्स्ट 20 मिनट भारत के बारे में कह रहा था, भारत का नालंदा ट्रेडिशन, भारत का सेकुलरिज्म, ऐसे। तो जितने भी वहाँ लोग थे थोड़ा हैरान भी हो गया। परम पावन दलाई लामा जी तिब्बती लोग मानते हैं उनका महागुरु है, और बुद्धिस्ट लोग मानते हैं उनका महागुरु है। तो पहले शब्द, पहले मिनट तो बुद्ध धर्म और तिब्बती के बारे में चर्चा ही होना था, मगर नहीं, 20 मिनट चलते रहा। बाद में तिब्बत के बारे में कहा और बुद्धिज़्म के बारे में कहा। तो ये क्या शामिल होता है? ये होता है कि परम पावन दलाई लामा जी को भारत देश, जनता, इसके धर्म और संस्कृति को प्यार है। तो अब ये अभी जो दुर्घटना हो रहा है उसके बारे में तो परम पावन दलाई लामा जी हमें तो दर्शन करने को नहीं गए, क्योंकि कहा ना एकदम वो रिट्रीट में है। तो 2011 में जो राजनीति का अधिकार जो है सब इलेक्टेड लीडर के ऊपर छोड़ दिया है, तो हम आए हैं, तो हम हमारा कर्तव्य निभा रहा हूँ। इसलिए वो तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन और तिब्बती जनता की सोच है, हम उनका रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आज देश भर में चीन के खिलाफ भारी आक्रोश है। आपने समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स पे देखा भी होगा जो समाचार आ रहे हैं, और उसी के तहत लोग चीन से निर्मित जो सामान है उसको जला रहे हैं, कोई तोड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि चीन पर ऐसे प्रदर्शन करने से कुछ असर होगा कि नहीं होगा? अभी जनता लोग जवाब दे रहा है, और उनको भी थोड़ा क्या हो रहा है, चोट महसूस हो रहा है। आज ही वो चीन का फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो अभी 59 आइटम्स जो उनको ब्लैक लिस्टेड किया है भारत सरकार ने, हाँ, उनको क्या वो बहुत कंसर्न है, खुद कह रहा है कि बहुत कंसर्न है। तो मतलब जो चीज़ सामान भारत जनता लोग खरीद रहा है उनके लिए, चीन के लिए मार्केट बहुत बड़ा है, कीमती है, इसलिए वो कह रहा है कि बहुत कंसर्न है। तो ये जो जैसे आज जो अभी जैसे आपने बताया कि कल जो भारत सरकार ने एक्शन लिया था कि 59 जो मोबाइल ऐप्स हैं उन पे जो प्रतिबंध लगाया गया है, तो क्या इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या इन चीज़ों को लेकर? चीन का मंत्री ने खुद कहा है कि बहुत कंसर्न है, मतलब उनको कंसर्न है। नहीं होने से कहेगा ना जो भी करो, आप जो मर्जी करो, मेरे को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कहेगा ना, नहीं कहा।
वो कहेंगे बहुत कंसर्न है, बहुत कंसर्न है। कंसर्न सिर्फ नहीं, बहुत कंसर्न है। तो भारत सरकार ने जो किया वो अपने देश के सुरक्षा के लिए किया और नेशनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस सब कुछ उसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए किया। तो चीन सरकार को तो संदेश मिल गया। तिब्बत में आज हालात कैसे हैं? वहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ रहे तिब्बतियों का हौसला बढ़ाने के लिए क्या कभी आप उनसे कोई वार्तालाप करते हैं क्या? हालात तो बुरा है। अब देखो वहाँ पे करीब मानव अधिकारी के लिए कुछ आंदोलन निकले और धर्म पालन करने के लिए कुछ मांग करे। 1, 2, 3 लोग बाहर आए, शोर मचाए, इमीडिएट गिरफ्तार, जेल में जाओ और टॉर्चर, पीटो, मारो, सीलिंग से हैंग करो, सब कुछ। तो उनका थोड़ा सा शोर मचाने से भी 5, 10, 15 साल का जेल काटना पड़ता है। जब वो निकलते हैं तो इतना पीट पीट के ना उनको बीमार बना देते हैं, या जेल में मर जाते हैं, या कभी कभी खुदकुशी भी करते हैं। और जो निकल के आते हैं परेशान होकर, हाँ परेशान होकर इतना बीमार होता है कि 1, 2, 3 साल के बाद हॉस्पिटल जाते रहना पड़ते हैं। उनका वो वैसे ही मरा तो नहीं, मगर बॉडी सब एकदम बेकार बना देते हैं। मतलब जीने के लायक भी नहीं छोड़ते, वही बात है। नहीं करते। हाँ, तो सिचुएशन तो बहुत गंभीर है, बहुत रिप्रेसिव है। अभी एक धर्म मुक्तों से मठों, हाँ, एक धर्म मठों से दूसरे धर्म मठों जाने को परमिशन लेना पड़ता है, ऐसा है। अगर एक जनता को धर्म मठों पे प्रार्थना करने के लिए जाना हो, परमिशन लेना पड़ता है। एक सरकार का एक स्टाफ हो तो उनको धर्म पालन करना प्रतिबंध है। मतलब आप घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, नहीं, लेकिन मठ में नहीं जा सकते? नहीं, घर में भी अगर आप सरकार के रोजगारी का काम कर रहे हैं, अच्छा, सब कुछ मना। घर में भी नहीं कर सकते। घर में पकड़ लिया, आपका तनख्वाह चला गया, पेंशन चला गया। और आप कहीं धर्म मठों से जी, वो धर्म प्रार्थना करने चले, पकड़ लिया तो सोच आपका तनख्वाह चला गया। तो अभी वर्तमान में कुछ जानकारी आपको कितने मठ हैं तिब्बत में इस समय? वो इतिहास के अनुसार करीब 6000 करीब थे। 6000 थे जी। उसमें से 98% को तोड़ फोड़ दिए गए। हाँ जी। और हमारा मूर्ति जो बहुत थे, हजारों टन्स का मूर्ति थे, सोना चांदी का, सब लूट गया, सब ले गया। बाद में जो वापस मिला सिर्फ 25% मिला, 75% गायब हो गया। कितना हजारों साल से हमने इकट्ठे किए थे, कहाँ से, बहुत कीमती, बहुत एंटीक, सब गायब हो गया। हांगकांग का ब्लैक मार्केट में बेच के वो लोग, चीन के जितने भी सैनिक का आर्मी जनरल्स, वो लोग सब पैसा कमा लिया और हमारा जितने भी कल्चरल रिलिक्स जो है सबको ख़त्म कर दिया। तो अभी भी हमारा मोनास्ट्रीज को तोड़ रहा है वो लोग। अगर मैं एक आंदोलन शुरू करूं, मेरे को पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे और इतना मारेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे। कैटल प्रॉट कहते हैं, वो हम गाय और भैंस को लगाते हैं। वो लगाने से ना इतना इलेक्ट्रिक शॉक मिलते हैं, आपको 10 फीट से 20 फीट तक फेंक देते हैं और आप बेहोश हो जाते हैं और आपके मुख से वो खून भी निकलते हैं। ऐसे वाला शॉक वाला ट्रीटमेंट देते हैं। तो फिर मैंने कहा था वो 15-10 साल जेल रहने से उनका जीने का लायक ही नहीं होता। तो तिब्बती लोग सोचने लगा, देखो मेरे को इतना तकलीफ आने से बेहतर ये है कि मेरे को खुद केरोसिन लेके अपने बॉडी पे लगा के खुद को जला के मरूंगा। इसलिए 154 तिब्बती लोगों ने सेल्फ इमुलेट किया है, खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के जला के मर गया है। वो आंदोलन कर रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि अगर मैं आंदोलन करूं, जेल जाऊं 10-15 साल तो बहुत तकलीफ होगा और फैमिली को भी तकलीफ होगा, सबको तकलीफ होगा। इससे बेहतर ये है कि मेरे के ऊपर पेट्रोल डालूं और खुद जला के जल्दी मर जाऊं।
तो आंदोलन हो जाएंगे, मगर खुद को 10-15 साल का वो मारना पीटना का टॉर्चर जो होता है उससे बच जाएगा और फैमिली को भी बच जाएगा, क्योंकि फैमिली हर हफ्ते मैंने उनको मिलना जाना है, उनको खाना देना है, कपड़ा देना है, फैमिली का इनकम भी कम हो गया, फैमिली का टाइम भी वहाँ पे स्पेंड करना है, सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए 154 टिबेटन्स ने अभी सेल्फ इमोलेट किया हुआ है। मतलब तिब्बत में अभी भी आंदोलन जारी है, जारी सिर्फ नहीं, उनका जान भी दे रहा है। चीन के जुल्मों से आज़ाद होने के लिए महामहिम दलाई लामा जी पिछले कई सालों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे गए हैं, कई देशों की यात्राएं की हैं। तो अब ये बात कुछ किस लेवल तक पहुंची है कुछ? अब जो अब पत्रकार में मीडिया में निकल रहा है, अमेरिका ऑफिशियली तिब्बत के बारे में उनका फॉरेन मिनिस्ट्री है, हर साल रिपोर्ट निकलते हैं तिब्बती का, उनका मानव अधिकार की स्थिति क्या है, कैसे है, उसके ऊपर अमेरिकन सरकार क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उनका पार्लियामेंट में हर साल डिबेट होता है। तो उनका फॉरेन मिनिस्ट्री में एक स्पेशल कोऑर्डिनेटर ऑन टिबेटन इश्यूज करके एक ऑफिस खुला हुआ है, वहाँ पर स्टाफ भी है उनका, और हाई रैंकिंग ऑफिसर को भी वहाँ पे वो अपॉइंट किया हुआ है। उनका काम ही यही है, तिब्बत इशू को उठाने के लिए। तो यूरोप में भी, यूरोपियन पार्लियामेंट में टिबेटन सपोर्ट ग्रुप वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, सारे संसार में करीब 60 देश में तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का पार्लियामेंट या इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हमने इस्टेब्लिश कर चुका है। सो चर्चा तो बहुत चल रहा है तिब्बत के बारे में। क्या आपको लगता है कि वो कंट्री पूरी तरह से आपका समर्थन और या सहयोग देंगे इस लड़ाई में तिब्बत को आज़ाद करने के लिए? आपको जो शब्द जो है ना, पूरी तरह है ना, जो जितना कर सकते वो कर रहा है, वो पूरा कर रहा है। जो कर नहीं सकते तो कर नहीं पाएंगे ना। तो अभी वहाँ पे इनवाइट करना, वहाँ पे भाषण देना और उनको पार्लियामेंट में वेलकम करना और डिग्निटरीज से मिलना, तो वो तो अभी भी चल रहा है, पहले से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। भारतीयों ने कभी भी तिब्बतियों को एक विदेशी नागरिक के रूप में नहीं देखा है। आज स्थिति ये है कि हर भारतीय ये कहता है कि तिब्बती भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। तो क्या आप तिब्बती लोग भी हिंदुस्तानियों के बारे में ही सेम विचार रखते हैं? ज़रूर, हम भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। हम भी जब स्कूल गए थे, हमारा टीचर्स लोग भी हिंदुस्तानी लोग ही थे। तो मैं हिंदी में, अभी मेरा हिंदी उतना तो अच्छा नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सर गुप्ता जो था बहुत अच्छा टीचर था, हम शिक्षा अच्छा नहीं थे इसलिए ना। तो हम लोग तो यही मानते हैं, हम लोग एक परिवार का है। अब हमारा देखिए, संस्कृति देखिए एक है, हमारा धर्म देखिए एक है, बुद्ध धर्म, और हमारा भाषा जो है, आप हिंदी में तो का खा खांगा अंगा लिखते हैं ना, हम लोग अंगा नहीं लिखते, का खा खांगा चा चा छान्या ता था थाना पा फा फामा, ये हमारा स्क्रिप्ट है। और जो स्क्रिप्ट जो है वो गुप्त पीरियड का स्क्रिप्ट भी है। बिल्कुल। तो ज़्यादा हम भारत से संबंध है, चीन से कम है वैसे ही। और हमारा लिए ना वो धर्म सब कुछ है। जब हम धर्म का वो जो स्क्रिप्चर खोलते हैं, पहले शब्द लिखते हैं ग्यागर केतु, और संस्कृत का एक सेंटेंस होता है। मतलब यह लिखता है कि वो ये धर्म के देश के भाषा में, हमारे लिए धर्म का देश भारत है, और संस्कृत का एक सेंटेंस होता है, और हमारा प्रार्थना शुरू होता है। मतलब इतना इज्जत देते हैं हम। जब भगवान को पूजा करते हैं, पूजा करने का फर्स्ट सेंटेंस ही भारत, धर्मराज, धर्म देश, जहाँ से हमारा धर्म आया था, उनको पहले हम नमस्कार कहता हूँ, उसके बाद अपना प्रार्थना शुरू करते हैं। तो आपने तो कहा भारतीय लोग हमें भाई जैसे मानते हैं। हम तो भाई सिर्फ नहीं, भाई तो है ही से ही, है कि नहीं, गुरु की तरफ। हाँ, प्रार्थना करते समय पहले शब्द भारत निकलता है। वही सी है हमारे सो वो धर्म से जुड़े हुए हैं। वो माउंट कैलाश और मानसरोवर तो
हमारे हिंदू भाई बहन के लिए तो बहुत कुछ है, वो तो तिब्बत में है। तो हम यही कहते हैं कि जब से तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया, हम भारत में रेफ्यूज ले रहा है और भारतीय ने प्यार से हमें रेफ्यूज दे रहा है। हम भी भगवान शिव को तिब्बत में रेफ्यूज दे के हज़ारों साल बिता रहा है। तो ऐसे हमारा संबंध है कि नहीं। और ये है वो पंचशील जो है ना, पंचशील सब जानते हैं, भारत और चीन के बीच में शांत होने के लिए पंचशील रखा हुआ था। तो वैसे पंचशील तो प्रियम्बल में 5 पॉइंट रखा हुआ है। वो बॉडी में देखने से वो व्यापार का राउट की बात में वो उसके बारे में है। सिक्किम से लेके यांगजे से शिगत से तिब्बत तक जो है ना, व्यापार का राउट जो उसके बारे में है। उसमें एक प्रोविज़न है पंचशील में, वो लिखा है कि अभी जो टेंशन जो हो रहा है ना, गैलवांग डेमचोक चुमुर पे हो रहा है ना, वहाँ लिखा हुआ है पहले इतिहास के अनुसार, हमारा संस्कृति के अनुसार जितना भी मानसरोवर माउंट कैलाश को पिलग्रिमेज के लिए जाता है, उनका सबसे अच्छा और छोटा रास्ता, जल्दी से जा सकने वाला रास्ता डेमचोक है। उसमें लिखा हुआ है डेमचोक का रास्ता पहले जैसी था ऐसी खुला रहना चाहिए, पहले जैसी था वैसे जितने भी हिंदू लोग वहाँ पे पदयात्रा रवा वहाँ वो दर्शन करने जाते हैं, जाने को देना चाहिए। पंचशील का एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, चीन सरकार ने मान के उनका दस्तखत भी किया था, मगर क्या बंद कर दिया? अभी भी बंद है, वो डेमचोक का रास्ता बंद है, पूरा बंद कर दिया। हाँ, देखो ऐसे भारत को देखो, जितने भी है वो है ना हिंदू, जो लोग वहाँ चाहते हैं कि हम अपने जीवन में एक बार मानसरोवर माउंट कैलाश को दर्शन करने को जाना है, तो सबसे अच्छा रास्ता वही बंद कर दिया। पंचशील तो साइन कर लिया, उसी समय से बंद कर दिया। अभी वर्तमान में इंडिया में कितने तिब्बती रह रहे हैं? 75,000। आप सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से भारत में रह रहे हैं, ऐसे में क्या सभी तिब्बती मातृभूमि को आज़ाद होना देखना चाहते हैं? देखिए, हम आपके साथ में है, आपके सामने है, क्यों तिब्बत के बारे में बात कर रहा है। ये हमारा पोताला पैलेस है, ये हमारा तिब्बती का सरकार का बिल्डिंग था, ये हमारा झंडा है, तिब्बतन नेशनल फ्लैग अभी भी खड़ा है। मतलब तिब्बत का स्थिति अभी भी खड़ा है, अभी भी जारी है, क्योंकि हम लोग सब ये प्रार्थना करते हैं, हमारा सपना है और हमारा वो इच्छा भी यही है कि जल्द से जल्द तिब्बत में जाए, वहाँ लौटें। हर भारतीय भी यही चाहता है कि दलाई लामा जी के सामने ही तिब्बत आज़ाद हो और एक अच्छा मैसेज जाए उससे, कम से कम उन्हें भी खुशी होगी कि उनकी आंखों के सामने ही तिब्बत आज़ाद हुआ। ज़रूर, जब वो दिन आएंगे तो हमारा इतिहास में ये लिखेंगे कि परम पावन दलाई लामा जी और करीब तिब्बती लोग हिमाचल में आए, हिमाचल में ठहरे और धर्मशाला में ठहरे थे, और हिमाचल का हमारा परिवार जो है और भाई बहन ने सपोर्ट करके हमारा वो आंदोलन सफलता हुआ और हमें हमारा मानव अधिकारी को रिस्टोर किया। तो अभी भी से हम यही कहते हैं कि हम तो बहुत धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि हिमाचली लोगों की कृपा से हम अभी भी यहाँ हैं। हम भी जब हमारा फ्रीडम मिल जाएंगे, आपको भी एक परिवार की तरह से आपको भी हम वहाँ इनवाइट करेंगे और आपको भी होस्ट करेंगे। तब आपको ये महसूस होगा, अच्छा जब ये धर्मशाला में थे हमने जो कुछ किया उससे भी ज़्यादा हमें कर रहा है। सम्मान है, मगर ये जल्दी हकीकत होगा। लेकिन आज़ादी की प्राप्ति के लिए दो रास्ते होते हैं, एक होता है अनुशासनात्मक और दूसरा होता है युद्ध। तो दोनों में से आप किसको प्रायोरिटी देना चाहेंगे? देखिए, हम तो डिक्लेयर कर चुका है ना पहले से, परम पावन दलाई लामा जी और गांधी जी ने अहिंसा, परम पावन दलाई लामा जी करुणा महाकरुणा, और हमारा चार्टर जो है, हमारा लॉ में भी हमने वॉर को, युद्ध को रिनाउंस किया हुआ है। तो हम तो शांति के रास्ते से चलेंगे और वार्ता के अनुसार
बात करके तिब्बत का वो समस्या को समाधान करने का कोशिश करेंगे। अब 3 दिन पहले ही 50 UN एक्सपर्ट ने कहा है कि UN एक्सपर्ट लोगों को चीन में जाना है और तिब्बत में भी जाना है, उनको जांच करना है कि तिब्बती लोगों की मानव अधिकारी ह्यूमन राइट्स कंडीशन कैसा है। तो चीन को ओपन स्टेटमेंट दिया हुआ है UN एक्सपर्ट लोग। हाँ, ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहले ऐसे नहीं होता था। अब वो चीन सरकार को लिखा हुआ है, हमने भी उनको सपोर्ट किया, हमने भी यही कहा ज़रूर आपको चीन में जाना चाहिए और हकीकत तिब्बत में जाना चाहिए और जांच करना चाहिए। तो 10 साल में 5 UN एक्सपर्ट को चीन ने परमिशन दिया था और एक भी तिब्बत में जाने को नहीं दिया। तो हम अब इसलिए ना वो UN एक्सपर्ट लोग भी, वो लोग बहुत न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव होता है, वो भी अब शोर मचा रहा है। 50 लोग इकट्ठे करके कह रहे हैं कि नहीं हम चीन में आऊँगा, जांच करूँगा। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मेंबर लोग भी अब चीन में जा रहे हैं और वो लोग जांच करने चाहते हैं कि कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ, उसके कारण से कितना नुकसान हुआ, सारे संसार में कितना नुकसान हुआ, हिमाचल में कितना नुकसान हो रहा है, कितने यूथ लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जो काम है वो भी छोड़ने पड़ रहा है क्योंकि इकोनॉमी को इम्पैक्ट हुआ। ये सब क्यों हुआ? कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ, उसके कारण से हुआ, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। तो सर, तिब्बत की जो निर्वाचित सरकार जो धर्मशाला में रह रही है, तो क्या आपकी अपनी भी कोई सेना है क्या? नहीं, आपकी कोई अपनी सेना नहीं है? शांति शांति शांति। एक मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो कि अचानक हमने भी सोशल मीडिया पे देखी थी। अब ये तस्वीर में ये कंफर्म होता है कि हिमाचल का जगह जो है उनका नाम है नारकंडा। हाँ, वहाँ वो अभी शिमला पंचायत के अंदर है जी। वहाँ से 193 किलोमीटर जाने से तिब्बत पहुँचेंगे। ये हिमाचल का रोड साइन से ही प्रूफ होता है कि तिब्बत आज़ादी था, भारत ने भी तिब्बत आज़ादी को रिकॉग्नाइज किया। जब रास्ता का साइन बोर्ड लिखता था उस पर तिब्बत लिखता था। तो ये तो हिमाचल का एविडेंस हो गया ना। मैं हमारे दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीर है जो इन दिनों आजकल वायरल हो रही है। अंतिम सवाल एक है डॉक्टर साहब मेरा, कि एक तरफ हर तिब्बती चीन का विरोध करता है, ठीक है, क्योंकि चीन ने तिब्बत को अपने अधीन रख रखा है। वहीं दूसरी ओर मैक्लोडगंज लें या हिंदुस्तान के अन्य शहरों में जहाँ तिब्बती लोग रहते हैं, वो मेड इन चाइना का सामान सेल करते हैं, अपनी दुकानों पे बेचते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग चीन के आइटमों को प्रमोट करना चाहते हैं? नहीं, अब वो हमारा तिब्बती लोग विंटर पे बहुत मेहनत करते हैं। उनका विंटर बिजनेस जो है करीब 50 से 60% तिब्बती का कमाई जो है वहाँ से होते, वो स्वेटर बेचते हैं। तो आपने कहा वो बहुत सिटी और टाउन में जाते हैं भारत के, और कोने कोने में वो लोग स्वेटर बेचते हैं। तो पहले कहता था कि कहीं कहीं दुकान में मेड इन चाइना का प्रोडक्ट वो बेचते हैं। वो स्वेटर सेलर एसोसिएशन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने फॉर्म किया था, वहाँ पे हर साल रेजोल्यूशन रखा है कि चीन का सामान नहीं बेचेंगे। वो फॉर्मल रेजोल्यूशन रखे इम्प्लीमेंट करके चल रहा है। तो वो जितना भी हमारा व्यापार का एसोसिएशन उनका स्टैंड है, उन्हीं के अनुसार आप जाइए, जितना भी भारत का कोने कोने में जहाँ वो विंटर व्यापार करते हैं वो चीन का सामान नहीं बेचते हैं। नहीं, वहाँ पर तो नहीं बेचते हैं, लेकिन जब मैक्लोडगंज का अगर हम बाजार लेते हैं तो वहाँ पर तो आमतौर पे देखा जाता है कि मेड इन चाइना का नहीं करना चाहिए। अभी भी देखिए आप, हाल ही में जब यह दुर्घटना हुआ सीमा पे, तिब्बतन ऑर्गेनाइजेशंस लोग हैं वहाँ बाहर आके आंदोलन किया, यही कहा कि चीन
सरकार को विरोध किया और आंदोलन किया, सो वो तो हम कहते रहते हैं। अब एक दो होंगे तो देखिए, जब भी हम करेंगे, जो भी करेंगे, एक दो तो होगा ही सही ना। हमारा फॉर्मल स्टैंड जो है वो ये है। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, अभी आप डॉक्टर लॉब्संग से हम बात कर रहे थे भारत, चीन और तिब्बत के ज्वलंत मुद्दों को लेकर। अगली कड़ी में फिर हम एक नए मेहमान के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।